कंसीडर द सिचुएशन, एक ऐसा दिया हुआ है, दो प्लेट्स दी हुई हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो डेफिनेटली अब इसमें डिफरेंस अगर 5 है तो आप ये भी मान सकते हो कि 5 है, ये 0 है। आप 10 और 5 भी मान सकते हो, मतलब डिफरेंस शुड बी 5। अब अगर मान लो इसको मैं -5 ले लूँ तो इट विल बी 0, क्योंकि आपको दिस माइनस दिस शुड बी 5 होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट होता है कि हायर वाले को 5 मान लो और लोअर वाले को 0 मान लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है। अब ये दिया है कि अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है, जिसमें +2 चार्ज होता है, +2e चार्ज, एंटर्स एट प्लेट ए विथ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल विच इज हीलियम 2+ आयन इस प्लेट पे एंटर करता है, इस जगह पे, विद काइनेटिक एनर्जी KEI बोल देते हैं, KEA बोल देते हैं, प्लेट ए 10 eV। तो अगर अल्फा पार्टिकल तो क्या होगा, देखा है तो अल्फा पार्टिकल जब इधर मूव करेगा तो ये वाले प्लेट से वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा, पॉजिटिव प्लेट है। हाँ, लेकिन क्योंकि इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल मूव फॉरवर्ड। अब ये देखना है कि ये यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी बट देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। तो टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम सेम रहेगा। तो एक्चुअली देखो, अगर इसको मैं 5 वोल्ट पे मानता हूँ तो ये वाला 0 वोल्ट पे, तो एट ए काइनेटिक एनर्जी तो इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैं बता दें, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है? 0 मान है। तो ये हो जाएगा वैल्यू 10 eV प्लस चार्ज तो +2e है हीलियम आयन का, अल्फा पार्टिकल का, हीलियम डाई कैटायन का, इनटू लेकिन पोटेंशियल इस प्लेट पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये हुआ एट ए। एट बी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये निकालनी है, दैट वी नीड टू एक्चुअली फाइंड। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा? चार्ज है +2e और वोल्ट कितना है? पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। एंड दिस टोटल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दोनों जगह पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आपका आ जाएगा 10 eV प्लस 0 इक्वल टू KEB प्लस 10 eV। KEB क्या हो गया? मतलब ये जो पार्टिकल है ये जस्ट पहुंचेगा प्लेट और वहां पे पहुंच के ऑलमोस्ट मतलब रेस्ट में आ जाएगा, पर वहां पे पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया आंसर? इस वाले का आंसर तो टी हो गया। ठीक है, अगला वाला करो एक बार। B3+ आयन एंटर्स एट प्लेट बी। B3+ यहाँ एंटर कर रहा है इस प्लेट। तो ये प्लेट ए से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। तो एक्चुअली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। देखो, तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ एंटर किया विद 0 काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो सीधे ही मैं जो बी पार्ट है उसको एट बी
काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? चार्ज है कितना? +3 और पोटेंशियल क्या है? तो ये हो गया +15 eV एट ए। काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3 और यहाँ का पोटेंशियल है 0। तो के ये दोनों इक्वल होकर क्या हो जाएगा? के एट ए विल बी दिस वैल्यू, है ना? दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये 15। यानी अगर B3 प्लस आयन यहाँ पे जस्ट एंटर करता है तो जब वो इस प्लेट पे पहुंचेगा तो इट विल एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन। ये सोचो, करो। Li2 प्लस आयन, चार्ज कितना हो गया Li2 प्लस पे? +2e। Li2 प्लस का मतलब क्या हुआ? लिथियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, चार्ज उसमें क्या हो जाएगा? +2e। तो ये एंटर कहां पे किया? प्लेट ए पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा +2e इंटू ए पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो यानी ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 8 eV एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? +2e इंटू 5 वोल्ट अगर माने तो इससे सॉल्व करके क्या आता है? एनर्जी कंजर्वेशन से 8 eV KeV प्लस 10 eV, इससे मिलता है KeV इक्वल टू -2 eV। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव संभव है? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। मतलब ये प्लेट बी तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही रिपल्शन होते होते एक समय उससे पहले ही 0 स्पीड अचीव कर लेगा and will turn back. It will not reach plate A. So it will not reach the other plate. Answer? ठीक है, ये देखो, ये बताओ when an electron enters at plate A with 0 Ke, प्लेट A पे अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन में चालू होता है -e, ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू QV, इसमें Q शुड बी टेकन विद इट्स साइन। तो अपने आप एंड U शुड आल्सो बी टेकन, जो QV है U इक्वल टू QV जो फॉर्मूला एनर्जी का, उसमें Q को भी साइन के संग लेना है, V को भी साइन के संग लेना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी
तो यहाँ पे जब ये ए पे एंटर किया फिर जीरो के ही तो जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई इंटू जीरो, तो टोटल एनर्जी जीरो हो गई एट ए। टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालनी है, प्लस माइनस ई इंटू 5 वोल्ट, तो ये हो गया के ई बी माइनस 5 ई बी। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। हेंस के ई बी इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन। बाकी सही। अगर प्लेट ए पे कोई नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा तो प्लेट बी बीइंग पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इट। अगर जीरो के संग भी एंटर करे तब भी उसमें एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि रिपेल नहीं करा उसको अट्रैक्ट। हाँ, शुरुआत में कुछ एनर्जी होती तो वो और उड़ जाती, और यहाँ पे अगर जीरो के ही से भी एंटर किया तब भी इट विल एक्वायर एनर्जी बिकॉज द पॉजिटिव प्लेट इज अट्रैक्टिंग। भाई यहाँ पे जो ये प्लेट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उससे फोर्स ना लगे। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज एंटर करता है फोर्स ना लगे, इन दिस डायरेक्शन इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द प्लेट। पर बाकी सब पॉजिटिव चार्जेस थे, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए पे एंटर करता है तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बट बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट मे और मे नॉट रीच द अदर प्लेट। लेकिन प्लेट जो B3+ था वो प्लेट बी पे एंटर की, प्लेट बी पे एंटर करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज एंटर इस डायरेक्शन में किया, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो B3+ से फोर्स इस तरफ लगा, तो जब वो इस प्लेट पे एंटर किया बी पे तो वो प्लेट बी की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो इट विल फाइनली हैज टू रीच प्लेट ए एंड विद सम मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बी पे भी वो इसी काइनेटिक एनर्जी एंटर किया। बट इन सब चीज़ों को एनर्जी कंजर्वेशन से डील कर सकते हैं। बाद में जब वर्क हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आप पढ़ लोगे तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, तो वो लगा के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पर यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ऐसा जॉब कर सकते, क्वेश्चन में कैसा आता है, कई का क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोई एक चार्ज है वो इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया। जैसे मान लो कि अगर एक कोई चार्ज किसी प्लेट पे एंटर करता है विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, उसका चार्ज Q है और वो दूसरी प्लेट से अट्रैक्ट हुआ है, और एक प्लेट पे वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया, तो जब वो अदर प्लेट पे पहुंचेगा तो इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V। मतलब एक जगह सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर कोई ऐसा चीज है तो जो बहुत बार लोगों ने ये चीज तब हो गया कि क्वेश्चन में जैसी और इंट्रिकेसीज हो कि इस प्लेट में इस काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया तो दूसरे प्लेट पे किससे पहुंचेगा। पर बहुत बार लैंग्वेज में दिया था चीज या चार्ज Q is accelerated by a potential difference V। तो अगर ऐसा चीज दिया और इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि वो एक प्लेट से मान लो ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे एंटर किया होगा, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V हो जाएगी। और पूरा इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे मान लो ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी QV है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ जब पहुँचेगा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो 0 प्लेट के ये कितना होगा Q into, और कोई नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे एंटर किया तो वो इस प्लेट से अट्रैक्ट होगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी Q into V हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो अदर प्लेट पे एंटर 0 काइनेटिक एनर्जी। अगर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तब हमें ये पूरा इक्वेशन जो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है देखो,
ये फोटो करंट है, स्मॉल आई, कैपिटल आई इंटेंसिटीज है। तो यहाँ पे देखो A और B का स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर A इज इक्वल टू यानी Ke max फॉर A इज सेम एज Ke max फॉर B। Ke max के ऊपर ही डिपेंड करता है। और Ke max क्या होता है? Ke max आपका होता है कि मेटल तो एक सेम सरफेस की बात हो रही है तो वर्क फंक्शन तो सेम होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा HFA माइनस वर्क फंक्शन इस Ke max और ये HFB माइनस वर्क फंक्शन Ke max और B, जब B रेडिएशन वाला आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया। FA इक्वल टू, बात भी से सीधे भी याद रख सकते हो Ke max को किस पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो Ke max या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन सेम, मेटल तो सेम ले ही रहे। इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, यानी ये वाली बात तो है, ये मतलब ये और ये हो सकता है सोचा जाए तो। FB और FC सेम नहीं है, FA और FC सेम नहीं है। FC इनफैक्ट क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा क्योंकि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो गया मैग्नीट्यूड, तो Ke max ज़्यादा हो गया। तो जो C की फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन, एक्चुअली ये चीज़ पर हमें ऐसी चॉइस तो कोई दी नहीं है, तो इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी डेफिनेटली B और A का सैचुरेशन फोटो करंट सेम नहीं है, तो ये वाली बात तो सेम नहीं सही है। तो IA नॉट इक्वल टू IB और इनफैक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, IB ग्रेटर देन, कि फोटो का जो फोटो करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। जितने ज़्यादा फोटॉन्स हिट करेंगे उतने ही रिटर्न में ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट मोर फोटो करंट, यानी हायर सैचुरेशन करंट। तो यानी इसमें इंटेंसिटी अगर B की ज़्यादा होगी तो उसका फोटो करंट सैचुरेशन वैल्यू पे ज़्यादा, IB ग्रेटर देन IE। इसका मतलब यही सैचुरेशन फोटो करंट ऑफ B हायर देन, ये चीज़ का आंसर। इंटेंसिटी ऑफ B इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ C, इससे कह सकते हैं, ये अपना डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए मतलब एक्चुअली ये वाली बात मतलब ये बहुत सर्टेन है, ये इतनी सर्टेन बात नहीं, कोई चॉइस ना मिले तो ये, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा मतलब ये स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है, ठीक है। इन जनरल है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटो करंट ज़्यादा हो जाएगा, या फोटो करंट सेम दिख रहा है तो दैट रफली कह सकते हैं इंटेंसिटी सेम हो जाएगा। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है, इंटेंसिटी ज़्यादा है तब भी फोटो करंट बढ़े तो पर इक्वल एग्जैक्टली ना हो पाए, पर कोई चॉइस नहीं हो तो ये इस बात को इंडिकेट कर देगा कि इंटेंसिटी सेम है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट बात यहाँ पे नजर आई नहीं कि ये बात सही नहीं है।
अच्छा, इसमें वापस ऐसा ग्राफ्स एक बार देखते हैं, कुछ दिन देख चुके थे, कुछ और अगर graphs related to photoelectric effect. तो एक तो फोटो करंट, this is the potential of collector plate with respect to the emitter plate. तो ये तो हमने देखा था कि ग्राफ this is known as saturation photo current at intensity I, and this is known as stopping potential. ये वैल्यू जो होगी, ये इसका मतलब ये है कि भाई नॉर्मली तो अगर हम इसको एमिटर प्लेट को 0 पोटेंशियल पे रखें, रेडिएशन ये आ रहे, ये 0 वोल्ट पे रखा और ये V पे रखा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इस प्लेट पे पहुंचेंगे एनोड पे, कलेक्टर प्लेट पे, और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, द स्पीड विद विच दे विल गेट मोर अट्रैक्टेड और बहुत जल्दी पहुंचेंगे. टाइम टू रीच द अदर प्लेट विल रिड्यूस विच विल इंक्रीज द करंट. चार्ज उतना ही पहुंचना है. चार्ज कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो निकल किस कारण से रहे? रेडिएशन से निकल. तो रेडिएशन के इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा फॉल करोगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से केवल ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए दे विल टेक लेस टाइम टू रीच द अदर प्लेट. तो जो Q/T है करंट के लिए, T कम हो जाएगा, तो आपका करंट बढ़ता था टिल इट रीचेज अ सैचुरेशन वैल्यू. हाँ, इंटेंसिटी IS. अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, provided nu is greater than nu naught, lambda is less than threshold wavelength. So it has been seen linear relationship है. इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटो करंट भी. अब ये हो गया, दिस इज ग्राफ I वर्सेस V, दिस इज I वर्सेस इंटेंसिटी. अब एक ग्राफ देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस V for different इंटेंसिटीज. तो देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो होता है H न्यू वर्सेस फ्रीक्वेंसी. H न्यू या फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन है तो F बोल दो. HF वर्क फंक्शन प्लस KMX है ना, ये इक्वेशन है. HF माइनस फाइव, KMX इज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, KMX इक्वल टू EVS.
तो h/e(f) minus phi/e, this is the relation of stopping potential versus frequency of the incident radiation. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो देखो ग्राफ कैसा होगा, Vs वर्सेस F ग्राफ कैसा होगा, कैसा रिलेशनशिप, Vs को y बोल दूंगा, फ्रीक्वेंसी को x बोल दूंगा, ये h/e(x) माइनस, यानी इस टर्म को कोई c बोल दें तो h/e को m बोल सकते हैं, h कांस्टेंट e कांस्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप h/e और इंटरसेप्ट दिस वैल्यू। इंटरसेप्ट यहाँ नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है, मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 है, f0 इज नथिंग बट h(f0) इज 5। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो ग्राफ एक्चुअली ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये वो इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू क्या है 5/c। y इक्वल टू mx प्लस c में c क्या होता है, अगर मैं x0 पुट कर दूं तो जो y की वैल्यू है, तो यहाँ इस वाले इक्वेशन में अगर x0 तो y c है, यहाँ पे y नेगेटिव है। तो ये बता रहा है जितना ज़्यादा ये होगा, जैसे मान लो आपके पास एक बात इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग मेटल भी है, आपके दो मेटल है, मान लो एक का phi1 है, एक का phi2 है। तो इसमें जो ये स्लोप है h/e ये फिक्स है, h भी एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, e भी क्या है कांस्टेंट है। तो यानी कोई भी मेटल सरफेस के ले लो तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल रिमेन सेम। फर्क किस में आएगा, इस इंटरसेप्ट में। इस इंटरसेप्ट में जैसे जैसे मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका नेगेटिव इंटरसेप्ट ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे अगर दो मेटल आपको दिए हुए और दो मेटल के लिए एक कर्व दिया हुआ है, तो अगर ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, तो कोई पूछे कि कौन से वाले और ये वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहे, किस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका इंटरसेप्ट ज़्यादा नेगेटिव। देखो उसी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा है, यानी इसे अगर निकालने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये हो गया, दिस पॉइंट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 2, दिस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 1। तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी इसको इस वाले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकालने में, इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा है। तो ये हो गया। अच्छा, Vs वर्सेस अगर लैम्डा का कर्व चाहिए आपके पास, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो c/λ होता है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, hc/e 1/λ माइनस 5/e, है ना। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, कोई पूछे व्हाट इज द ग्राफ ऑफ Vs वर्सेस 1/λ, Vs वर्सेस 1/λ, तो 1/λ x हो गया, वापिस लीनियर हो गया, नेचर यही हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया
फाइव बाई स्लोप कितना हो गया एच सी बाई, स्लोप इज एच सी बाई, और ये 1/λ, और यहाँ पे जैसे जैसे 1/λ बढ़ेगा, 1/λ मतलब लैम्डा कम होना, लैम्डा कम होना मतलब देखो उसका थ्रेशोल्ड, मतलब ये देखो जैसे 1/λ, ये वैल्यू जो 1/λ बढ़ रही है, तो लैम्डा एक्चुअली, तो हम बोलते भी तो यहाँ तक इससे पहले कोई एमिशन नहीं होगा, इसका मतलब तो जब इससे पीछे जाओगे इस पॉइंट से, तो लैम्डा क्या होगा, आप अगर पीछे जाओगे तो 1/λ कम हो रहा है, 1/λ कम हो रहा है मतलब लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ पे क्या होगा, एमिशन नहीं होगा। ये हो गया ग्राफ Vs वर्सेस 1/λ। तो ये ग्राफ एक फ्रीक्वेंसी Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा हो, Ke max वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसा हो, hf वर्क फंक्शन प्लस K max y हो गया, hf प्लस माइनस वापिस ये x हो गया, ये स्लोप हो गया, और ये -5 इंटरसेप्ट हो गया। फिर से देखो ये कैसा, K max अगर यहाँ पे है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये ग्राफ फिर से ऐसे है। और स्लोप कितना हो गया, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इस ग्राफ में स्लोप कितना हो जाएगा, h y = mx, और ये इंटरसेप्ट -5 है ना, माइनस जो भी है एक ही तो इक्वेशन, एक रिलेशन है HF = वर्क फंक्शन। भाई आपके पास एक बात ये है प्लस K max, सबसे बेसिक बात, F को आप चाहे तो c/λ लिख सकते हैं, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, phi is h f0, f0 is the threshold frequency, equal to hc/λ0 threshold wavelength, K max is half mass of electron, speed maximum का स्क्वायर, और K max ही आपका क्या है, E into stopping potential, stopping potential, E into stopping potential. Stopping potential is that minimum negative potential of the collector plate at which no electron will reach the collector plate. बस ये चीज है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बीच में होती है, 0 से K max, पर ये सब तब जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो और वेवलेंथ लेसर देन। इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से, चाहे वो कैपेबल फोटोन ही क्यों ना हो जो एमिशन दे सकते हैं, अगर आपका एमिशन नहीं हो रहा है, पहले तो अगर एमिशन नहीं हो रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिशन होना शुरू नहीं हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विच एक्चुअली इज सिग्निफाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि मुझे अगर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन, वो इंस्टेंटेनियसली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेट हो के थोड़े टाइम में मिल जाए, मिलेगी तो इंस्टेंटेनियस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप कितनी टाइम भी उसको शाइन करते रहो सरफेस को उस रेडिएशन से, यू विल नॉट गेट दैट। मिलना होगा तो इवन अ फेंट लाइट जिसमें कम फोटोन है विल गिव दैट। इंटेंसिटी का फर्क किस पे पड़ेगा, फोटो करंट पे।
ज़्यादा इंटेंसिटी कैपेबल फोटोन का मतलब ज़्यादा फोटोन निकले, इस चीज़ को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू 100 इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर किसी की एफिशिएंसी 0.01, इसका मतलब यह है कि अगर 100 फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो 0.01 फोटोन निकलते हैं। मतलब 100 इंटू 100 10,000 फोटोन हिट करेंगे तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा मतलब। तो ये चीज फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है या केमैक्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एक क्वेश्चन है, a point source of power P emits radiations of frequency nu at a distance capital R, a metal sphere of radius R, which is much less than capital R, is placed find the number of photoelectrons emitted from the sphere per second if efficiency of mu naught is the threshold frequency of metal sphere.
समझो, अब पॉइंट सोर्स ऑफ पावर P एक इस तरीके का पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है। तो पॉइंट सोर्स है तो इट विल बी रेडिएटिंग एमिटिंग रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शन। अगर जैसे यहाँ पे कोई एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की जाए तो जिसकी सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगी, तो ये पूरी की पावर इस सरफेस से पास हो रहा होगा पूरी सरफेस से, पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। वहीं पे अगर डिस्टेंस दूर पे लिया तो भी पावर उतना ही पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल सरफेस 4 पाई रेडियस स्क्वायर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे दूर आ जाएंगे इंटेंसिटी उस सरफेस पे पहुंचने वाली कम होती जाएगी। तो आपके पास ये दिया है एक पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर P है, एट अ डिस्टेंस कैपिटल R एक मेटल स्फीयर रखा ऑफ रेडियस स्मॉल r जिसमें R इज ऐसा है। तो ये जो रेडिएशंस है इधर के, ये इस पूरे स्फेरिकल रीजन में पहुंचने होंगे जो कि एट अ डिस्टेंस कैपिटल R। इंटेंसिटी कम हो रही होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, वेवलेंथ वही रहेगी। तो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्फीयर पर सेकेंड इफ एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ईटा। तो अगर हम एक बार ये निकाल लें कि इस मेटल सरफेस पे कितने फोटॉन्स हिट कर रहे हैं पर सेकेंड, क्योंकि ये तो दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू नॉट से बड़ी है, तो मेटल सरफेस पे जब फोटोन हिट करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी शो। अगर हम ये निकालने में सक्सेसफुल हो जाए कि इस मेटल सरफेस पे कितने फोटॉन्स पर सेकेंड हिट कर रहे हैं, तो हम बाय यूजिंग द एफिशिएंसी वी विल फाइंड एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू 100 और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकाल देंगे। पर पहले भी फोटॉन्स कितने हिट करें कैसे निकालें। ये जो सरफेस है इसमें ये पूरी पावर पहुंच रही है, पर इस सरफेस पे इंटेंसिटी क्या पहुंच रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन at spherical surface at a distance r कितना होगा, P बाई इंटेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर सेकेंड पॉइंट एरिया, तो पूरा यहाँ, तो दिस इज द इंटेंसिटी रीचिंग एट दिस सरफेस। यहाँ भी पहुँचता है, यहाँ कुछ है नहीं रीच करने रिसीव करने के लिए कोई मेटल हो, पर पहुँच इधर भी रहा भाई। आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पे जब पहुँचे रेडिएशन तो इधर भी तो पहुँचेगा, इधर भी तो पहुँचेगा। तो अब ये तो हो गया, पर एमिट तो इसको करना, मेटल सरफेस तो मेटल स्फीयर तो ये है, तो इसमें इंटेंसिटी इसमें भी यही पहुँच रही होगी। व्हाट इज द पावर रिसीव बाय दिस मेटल स्फीयर, इंटेंसिटी तो ये पहुँच रही है क्योंकि ये भी उसी डिस्टेंस पे है, पर व्हाट इज द पावर रिसीव्ड बाय दिस, पावर रिसीव्ड बाय मेटल स्फीयर कितना हो जाएगा, शुड बी इंटेंसिटी इनटू एरिया, है ना, इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो इंटेंसिटी तो क्या पहुंच रही है, एरिया कौन सा लेंगे,
एरिया लेंगे तो इतने पोर्शन पे तो पहुंच ही नहीं रहा, आधे पोर्शन में तो पहुंच ही नहीं रहा, इस वाले पे पहुंच रहा है पर रेडिएशंस वैसे तो इसका सरफेस एरिया 2πr² है, लेकिन वो तब लेते हैं जब रेडिएशन सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलरली हिट कर रहे होते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे ग्रेस करके ही चले जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये एरिया, ऐसे केसेस में हम वो एरिया लेते हैं जो इसका प्रोजेक्शन एरिया होता है, ब्लॉकिंग एरिया। मतलब ये जो एरिया है इसका अफेक्टिव एरिया क्या होगा, प्रोजेक्शन πr²। तो इस केस में हम दिस इज द पावर रिसीव, मतलब ये पावर रिसीव बाय मैटर स्फीयर। तो अगर इतना पावर मैटर स्फीयर रिसीव कर रहा है तो इसमें कितने फोटॉन्स पर सेकंड होंगे, पावर इक्वल टू एक की एनर्जी तो h न्यू है और नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग मान लेते हैं पर सेकंड कितने हो गए, लेट्स से n। तो हो जाएगा जो पावर ये हुआ P, दिस इज नथिंग बट पावर, ठीक है, जो रिसीव हो रही है इक्वल टू n h न्यू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय मेटल स्फीयर पर सेकंड कितना होगा, दिस इज द नंबर ऑफ photons received by metal sphere per second। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू ईटा दिया, एफिशिएंसी दिया ईटा, ये जो होता है इसको ईटा बोलते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इंटू 100। तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ईटा इंटू ये वाला क्वांटिटी हो गया πr², 4h न्यू, ये आपका ये हो गया इंसिडेंट फोटॉन्स, और इंटू डिवाइडेड बाई इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये वाली क्वांटिटी में निकाली फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, वो ये आगे n जो आएगा। और फिर ये फॉर्मूला, दिस इज योर आंसर, ईटा πr² बाई 4h न्यू r² या 400। तो एक चीज है कि जैसे मेरे पास कोई ऐसी प्लेन सरफेस है, मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेन सरफेस है और इस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं इंटेंसिटी I के, तो हर चीज़ क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। तो जो भी ये एरिया होगा इनटू I विल बी पावर रिसीव बाय दिस। लेकिन अगर कोई चीज़ स्फेरिकल है, मान लो स्फेरिकल है और उसमें एक तो तरीका ये है कि सब चीज़ हिट कैसे कर रही है, रेडिएशंस आके परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं, तब तो क्या हो जाएगा पूरा 2πr²। लेकिन आपके पास एक मेटल स्फीयर है इस तरीके का ऐसा, लेकिन रेडिएशंस तो कैसे आ रहे हैं, ये जो आपके पास पॉइंट सोर्स है,
तो रेडिएशन तो ऐसा नहीं कि हर चीज परपेंडिकुलरली हिट कर रही है, तो कुछ ऐसे मान लो एक रेडिएशन ये ऐसे फॉल किया तो इसका कुछ पोर्शन इस तरफ के अंदर गया, कुछ ग्रेस करके ही चला गया, इसे वेक्टर सम की तरह सोचो। तो ऐसे केसेस में जो अफेक्टिव इसको जो मिलेगा ऐसे सिनेरियो में वो ये वाली जो एरिया है, मतलब ये जो जैसे आप मान लो कि एक बाउल जैसा है तो उसका जो ये वाला एरिया है वो अफेक्टिव एरिया होता है। तो आप इंटेंसिटी इनटू दैट एरिया यू विल मल्टीप्लाई, नॉट द 2 पाई। ये वाली बात तो सही है कि ये वाली तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें तो फॉल ही नहीं करना, लेकिन इसमें भी जो फॉल कर रहा है उसका अफेक्टिव एरिया ये वाला है, ठीक है ना। इवन जो सन से हमें रेडिएशंस रिसीव होते हैं अर्थ में, ये भी एक तरह से सन अर्थ सिस्टम की तरह ही है सोचा जाए। ये सन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी हाई कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें बस ये है कि और एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ का इतना पार्ट ही रेडिएशन रिसीव करता है, वो अलग बात है कि वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है तो 24 आवर्स बाद दूसरे वाले को मिल जाता है, लेकिन किसी मूवमेंट में तो क्या होगा, ओनली दिस मच पोर्शन इज रिसीविंग। तो यहाँ पे भी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो एक ऐसा सोलर कॉन्स्टेंट वगैरह चीज आती है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके का एनालिसिस करते हैं। कोई पूछे कि भाई इसमें ये कितना, व्हाट इज द इंटेंसिटी रिसीव बाय द अर्थ सरफेस, तो वहाँ पे भी होता है कि पावर डिवाइडेड बाई पूरी ये सरफेस एरिया इनटू दिस बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। समझे बात। सबसे पहले हमने निकाला एट द डिस्टेंस कैपिटल आर, जो ये पॉइंट सोर्स हर तरफ रेडिएशंस को दे रहा हो, वो वहां भी रेडिएशंस दे रहा है जहां कोई रिसीवर नहीं। आज सन की एनर्जी जो है अर्थ पे पहुंच रही है, पर अर्थ जिस ऑर्बिट में है सन के अराउंड, उसमें उस ऑर्बिट के हर पॉइंट पे क्या उस स्फीयर के हर पॉइंट पे उस रेडियस का जो स्फीयर है, मान लो कि आपके पास सन है और यहाँ ये अर्थ है, अर्थ तो इसे एक पर्टिकुलर जगह पे आ गया, लेकिन ये जो आर रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस, उस रेडियस का जो ये स्फीयर है, उस स्फीयर की हर पॉइंट पे सन की एनर्जी पहुंच रही है विद इंटेंसिटी पावर ऑफ द सन बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्थ या कोई और भी चीज, अर्थ का रेडियस आ रही है तो रिसीव कितना एनर्जी कर रहा है, पावर कर रहा है पाई। तो यहाँ पे ये मेटल से रिप्लेस हो गया, तो मेटल ने इतना पावर रिसीव किया बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो पावर इक्वल टू हमने पढ़ा है n टाइम्स h न्यू, कि भाई जो आपके पास रेडिएशंस है एक हमने ये भी पढ़ा पावर इक्वल टू भाई E इक्वल टू क्या होता है h न्यू या h c बाई लैम्डा। तो ये तो एक फोटोन का एनर्जी है, पर अगर किसी सोर्स की पावर या कहीं पे पावर P है तो P इज एनर्जी पर सेकेंड। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन और वो एनर्जी के सोर्स ये फोटोन्स हैं, तो लेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिटेड इज n, तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड विल बी दिस विच इज नथिंग बट पावर। तो ये तुमने पहले वो पावर निकाल लिया मेटल सरफेस जो रिसीव कर रहा है, फिर उसको हमने कर दिया NHν, तो NHν कर दिया, लैम्डा तो hc बाई लैम्डा कर देते, तो उससे n आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव बाई मेटल सरफेस पर सेकेंड। और बाई फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी क्या मिल गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू 100 इज ईटा। बस हमें चाहिए क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। जब आप फिजिक्स में पढ़ो तो इससे आगे क्वेश्चन और भी बढ़ता है। होता क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो मेटल सरफेस क्या होगा,
पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन्हें वो अट्रैक्ट करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब मेटल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आगे आप पढ़ोगे कि इसमें इस सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होगा पॉजिटिव। तो जैसे आप सोचो कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो अट्रैक्शन में आ जाएंगे इस पर। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन की एक काइनेटिक एनर्जी है kmax, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसमें इतना अट्रैक्शन हो गया या फिर इतना उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो गई कि अब इलेक्ट्रॉन जो एमिट भी हो रहे हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप स्टॉप हो जाएगा, वो लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आगे जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि कितने टाइम बाद, पहले तो आपने निकाला फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, फिर आता है कितने टाइम बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा। तो आप ये सिचुएशन निकालोगे कि वो चार्ज क्या होगा मेटल स्फीयर पे जिस समय टोटल एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए। तो एक बार वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो इनटू टाइम करके वो टाइम आ जाए कितने देर बाद एमिशन स्टॉप हो जाए। पर अभी हम उस बात पे फोकस है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग पर सेकेंड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा तब तक, when a monochromatic point source मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ के रेडिएशन, point source, when a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell the cutoff voltage या स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बात है, and the saturation current are respectively if the same source is placed 0.6 meter away
from the photoelectric cell then more than one choices सही हो सकती है। The stopping potential will be 0.2 volt saturation current will be 6 milliampere क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो समझो। When a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell, एक पॉइंट सोर्स है और ये कोई फोटोइलेक्ट्रिक सेल है, 0.2 मीटर। तो अगर इसकी पावर P है तो इंटेंसिटी जो यहाँ पहुंचेगा वो क्या होगी, P/4 पाई
0.2 square. This is the intensity reaching in the first case, I1 कह लो। अब क्या किया हमने कि तो ये दिया कि कट ऑफ वोल्टेज एंड सैचुरेशन आर, इस सिनेरियो में कट ऑफ वोल्टेज है 0.6 वोल्ट और सैचुरेशन करंट है 80 मिली एम्पियर पहले केस। अब हमने क्या किया, सेम सोर्स इज प्लेस्ड। अब इस सेम सोर्स को मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो यही रखा हुआ है, 0.6 मीटर की दूरी पे रखा है, तो पावर तो इसकी अभी भी वही है, पावर तो इसकी अभी भी वही है, पर व्हाट इज द इंटेंसिटी दिस, भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा, ये रेडिएशन इस पे सेल पे फॉल कर रहे होंगे। सेल क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज व्हाट, इट इज अ सेल मेड अप ऑफ सम फोटो सेंसिटिव मेटल, तो मेटल से बना हुआ है, तो वही सेम सेल है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन फॉल करेगा उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज अ फोटो करंट हमें मिल रहे होंगे एक मैकेनिज्म के थ्रू। तो जब ये कर दिया तो पावर सोर्स तो वही है, पावर उतनी ही है, पर व्हाट इज इंटेंसिटी इट रिसीव्स हियर, तो फ्रीक्वेंसी तो अभी भी रेडिएशन की क्या पहुंच रही होगी, सेम, तो फ्रीक्वेंसी का सेम पहुंच रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कितना था 0.6 वोल्ट, क्योंकि दूर रखने में भी क्या होगा, रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी पर इट्स फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, क्योंकि रेडिएशन तो वही है, तो फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, के मैक्स भी नहीं बदलेगा, तो आपका ये तो ये हो गया विल रिमेन सेम, पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I2 P/4 पाई 0.6 का डिस्टेंस कितनी कर दी 0.6 मीटर, तो देखो I2/I1 क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का रेशियो, I2 ये हो गया 0.6 स्क्वायर और ये ये कितना हो गया 1/9, 0.2/0.6 1/3, 1/9, तो I2 कितना हो गया I1/9, यानी जो इंटेंसिटी आपके पास पहुंच रही है वो क्या होगी 1/9 ऑफ ओरिजिनल। इंटेंसिटी और सैचुरेशन फोटो करंट में क्या रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल है ना, फोटो IS प्रोपोर्शनल टू क्या होता है इंटेंसिटी, तो IS का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, IS इन सेकंड केस इक्वल टू IS 1/9, तो IS1 कितना है 18 मिली एम्पियर, तो इंटेंसिटी 1/9 हो गई, तो इंटेंसिटी के फोटो करंट क्या प्रोपोर्शनल है, तो फोटो करंट भी 1/9 हो जाएगा, पहले कितना था 18 मिली एम्पियर, क्या हो जाएगा 2 मिली, ये ठीक है, ऐसा बेसिक पॉइंट पे ही डिपेंड करने वाला क्वेश्चन। एक और करते हैं फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, हो गया। ये इस तरह की फोटो करंट और इंटेंसिटी आपस में प्रोपोर्शनल, तो सेम सेटअप के लिए वो के सेम रहेगा, तो जो रेशियो जैसा जो रेशियो इंटेंसिटीज का होगा भाई
फोटो कनेक्ट कर दो। ठीक है, the graph between one by lambda and stopping potential of three metals having work functions phi1, phi2 and phi3 in experiment of photoelectric effect is plotted as shown. Which statement is correct? More than one सही हो सकता है। मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3 choices है ratio of work functions phi1 is to phi2 is to phi3 is 1 is to 2 is to 4. Is 4 is to 2 is to 1. Tan theta is directly proportional to hc by E, where h is Planck constant, c speed of light,
violet color light can eject photoelectrons from metals 2 and 3। लैम्डा यहाँ पे है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट। कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे? पहले हमें Vs वर्सेस 1/λ में एक लीनियर कर्व दिया हुआ है। लीनियर कर्व भी तीन मेटल के लिए, तीन मेटल के लिए मतलब 5 1 5 2 5 3 डिफरेंट होंगे, और लेकिन पैरेलल लाइंस दी है तो सजेस्ट कर रहा है कि स्लोप सेम होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, जो भी होगा आना तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से ही है। तो देखो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन जो है वो वैलिड होगी, कोशिश करते हैं पहले चलो बनाने का। सबसे पहले लिखते हैं hc/λ इक्वल टू 5 प्लस kmax को EVS लिख सकते हैं। इस टॉपिक पढ़ने दो, kmax इज EVS, रिजल्ट याद हो, kmax इज नथिंग बट EVS। तो VS हो जाएगा hc/E 1/λ माइनस 5/E। तो ये जो ये जो वैल्यू होती है ये है कि इससे कम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब 1/λ जब इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल 1 से नहीं है। 1/λ की वैल्यू जब इससे कम है तो मेटल 2 इज नॉट शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जब मेटल 3 के लिए 1/λ इससे 1/λ इससे कम मतलब लैम्डा किसी चीज़ से ज़्यादा, तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो रहा। यानी ये वाली वैल्यू आपको 1/λ की दी हुई है, तो 1/λ कोई पूछे सर पहले पे कर्व दे, क्या ये कर्व ये मैच करता है 1/λ वर्सेस VS? क्या मैंने एक कर्व बनाने की कोशिश करें, कर्व कैसा आएगा, ये हो गया थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू hc/E, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस 5/E, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा,
1 by lambda. This point is 1 by lambda naught. Threshold wavelength. Threshold wavelength for this matter. तो ये चीजें होंगी. अब अगर मैं 3 मेटल के लिए बनाता हूं तो तीनों मेटल के लिए इनमें तो सेम कुछ बदलने का जैसा है नहीं. H सबके लिए सेम है, C सबके लिए सेम है, E सबके लिए सेम है, इसीलिए स्लोप भी तीनों के सेम दिए हुए, जस्टिफाई भी हो रहा है. अच्छा, एक पूछा tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HC बाई. क्या ये बात सही है? tan थीटा इक्वल टू क्या है? HC बाई. tan थीटा HC बाई मतलब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 1 हो गया, जिससे tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू HC बाई E. अच्छा, अब वर्क फंक्शन की बात अगर करें तो वर्क फंक्शंस कैसे निकलेंगे? अगर मुझे यहाँ का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल जाए, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा? फाई क्या होता है? HC बाई लैम्डा नॉट. इट इज द वर्क फंक्शन. तो फाई 1 क्या हो जाएगा? HC 1 बाई लैम्डा नॉट 1. इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बाई लैम्डा नॉट की तो ये है. फाई 2 क्या हो गया? HC बाई 1 बाई लैम्डा नॉट 2, यानी और फाई 3 क्या हो? 1 बाई 0.004. रेशियो क्या होगा? 1:2. ठीक है, यानी ये वाली बात सही नहीं है. अब इसको द वायलेट कलर लाइट का वो क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? विब्योर जो होता है उसमें रेड आपका पहुंच जाता है सबसे एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम अराउंड 750 नैनोमीटर, और वायलेट इज 400 नैनोमीटर ज़्यादा. तो ये बोल रहा है वायलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स 2 and 3. तो इनका सबकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लें. 1 बाई लैम्डा नॉट क्या है? इस वाले के लिए 1 बाई लैम्डा नॉट है 0.001 नैनोमीटर इनवर्स. तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? पहले मेटल का लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? 1 बाई 0.001 यानी 1000 नैनोमीटर, है ना. ऐसे ही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट 2 1 बाई 500 नैनोमीटर, और लैम्डा नॉट 3 क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा नॉट 3 इतना है. लैम्डा नॉट 3 कितना हो गया? 1 बाई यानी 250 नैनोमीटर. अब ये बोल रहे हैं अच्छा, एमिशन के लिए जरूरी क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम. तो यानी वायलेट लाइट कलर का क्या वेवलेंथ होगा? 400 नैनोमीटर. ये किनके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा? 1 को शो कर पाएगा क्या? 1 के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? 1000 नैनोमीटर. ये उससे कम है, 1 से शो कर पाएगा. 2 से शो कर पाएगा क्या? 2 के लिए क्या है? 500 नैनोमीटर. ये कम है, कर पाएगा. और 3 के लिए 250 नैनोमीटर. ये उससे ज़्यादा है, नहीं कर पाएगा. But it will show photoelectric with 1 and 2, but not with 3. पर दिया क्या है? 2 and 3. It's a wrong. अगर ये 1 and 2 लिखा होता तो it would be correct. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? A and C. ये भी IIT JEE में आया क्वेश्चन है. तो एक ही इक्वेशन है, जो भी करना उसी से करना है.
यही अगर फ्रीक्वेंसी सेम काइंड ऑफ कर्व HF minus phi is, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा, और ये H by E, तो Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह का, बस यहाँ पे स्लोप tan थीटा H by E होगा, फ्रीक्वेंसी ये तो आपका माइनस फाइव बाई ई होगा, और इसमें ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ये होगा, ठीक है। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा होगा इससे तो शो होगा, वहाँ पे 1/λ से नेचर से। अब तो हमने देख लिया फोटो, ले देखो हम बेसिकली सबको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्लैंक इक्वेशन हमारा मेन है। वापस अगर एक बार रिकॉल करें हम ये यहाँ तक पहुँचे क्यों, क्योंकि जब हमने रदरफोर्ड मॉडल में दिक्कत आई तो दिक्कत ये आई कि उसमें स्टेबल एटम नहीं था, वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी के थ्रू, जो ये बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो उसको स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो फिर बोर्स मॉडल और इसके बीच में कुछ जो डेवलपमेंट थे उसमें एक तो वही कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जब पार्टिकल नेचर पढ़ा तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया, जिसको प्लैंक्स इक्वेशन जस्टिफाई करती थी। प्लैंक्स इक्वेशन का कह सकते हो कि उसके सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिले, हमने उसका भी कुछ कर्व और देखे, एनर्जी और के। फिर एनोदर पार्टिकल नेचर जो रेडिएशंस का है वो सजेस्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में देखा। फोटो इलेक्ट्रिक जितना भी आपको बस समझ में आ गया, तो ये दिस इज इवन फिजिक्स के लिए भी सफिशिएंट, इस तरह फिजिक्स में भी। अच्छा, अब एक और चीज़ उस समय ऑब्जर्व की गई, एंड देन वी विल मूव टू बोर मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया। क्या उससे पहले एक चीज देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसमें जो रेडिएशंस है उसके स्पेक्ट्रम को, उनकी वेवलेंथ को एनालाइज करके हम ये पता करते हैं कि वो स्पेक्ट्रम कहाँ से निकल रहा है। जैसे पहले का एक चीज़ देखो कि अगर कोई, आपने ये बात पढ़ी होगी, प्रिज्म अगर है, इस पे जब वाइट लाइट फॉल करती है तो इट ब्रेक्स इनटू डिस्पर्शन जो होता है कि यहाँ पे आपके पास ये अलग अलग सबसे ज़्यादा डिविएट होता है वायलेट लाइट, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। फिर ये, और सबसे कम डिविएट होता है रेड। तो ये भी, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है स्क्रीन पे, ये विजिबल लाइट जो वाइट लाइट है इसके थ्रू वो स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाता है, और लेकिन ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। मतलब इसके अंदर जो वायलेट लाइट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, ये एक दूसरे में मर्ज है। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल एक सेपरेट लाइंस की तरह नहीं है, तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। जैसे वायलेट है, फिर या इंडिगो आ गया, फिर एक दूसरे में मर्ज होते हैं और ये इधर से इधर में मिल जाता है। अब एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम,
और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक सैंपल है किसी सब्सटेंस का, इस पे हमने जो ये विजिबल लाइट है जो कि देखने में वाइट लग रही है, इसके थ्रू पास किया। तो ये सैंपल, मतलब जो नहीं हर सैंपल, पर कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो इस लाइट में से कुछ रेडिएशंस को, तो इसमें हर तरीके के विजिबल लाइट के रेडिएशंस हैं, तो अगर वो सैंपल इस तरीके का है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और हैं वो अगर कुछ उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल्स में चले जाए, तो ये सब बाद में डिडक्शंस किए गए, पर देखा गया कि कुछ सैंपल्स के थ्रू जब विजिबल लाइट पास हुई और फिर इससे जो बाहर लाइट निकली, अरे ये क्या हो गया, इसने कुछ चीज़ एब्जॉर्ब कर ली होगी, फिर इससे एमिट कुछ चीज़ एमिट हो गई होगी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं हुई, और फिर इसको मान लो प्रिज्म यहाँ रख दिया। तो विजिबल लाइट के डायरेक्टली जब प्रिज्म रखते थे तो क्या होता था, एक अलग तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता था, सब मिलता था उसको। लेकिन अब जब इस स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि इसमें कुछ, जैसे आपने अगर सपोज इस वाले स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे आपने जो कंटिन्यू ये स्पेक्ट्रम था, ये आपने एक रेफरेंस की तरह लिया, तो एक स्पेक्ट्रम मिला। इस स्पेक्ट्रम में देखा गया कि उस ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें से कुछ लाइंस मिसिंग है। वो लाइंस कौन सी होगी, जो कि इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो स्प्लिट होके भी आपको नहीं मिली। तो ये स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं इसीलिए एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये क्या हो गया कि विजिबल लाइट किसी सैंपल पे फॉल की, उसने कुछ चीज़ एब्जॉर्ब कर ली, और बची हुई लाइट का जो आपने स्प्लिट करके जो स्पेक्ट्रम देखा, तो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इस एब्जॉर्ब होने के बाद जो स्पेक्ट्रम बच गया। तो ये स्पेक्ट्रम देखा, फिर जब इस पे विजिबल, फिर ये देखा कि जब इस पे विजिबल लाइट फॉल होना बंद हो गई, तो ये सैंपल क्या हो चुका है, एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जा चुके हैं। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग वांट्स टू बी इन अ स्टेबल स्टेट। आपने एनर्जी देके एक्साइट कर दिया, लेकिन जब उसे वापस एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी तो इट विल कम बैक टू इट्स अगेन ग्राउंड स्टेट्स। तो देखा गया कि इस सैंपल को जब विजिबल लाइट से इंसिडेंट करना बंद किया, तो इससे जो रेडिएशंस निकल रहे थे, यहाँ प्रिज्म लगाया तो यहाँ एक स्पेक्ट्रम मिला। इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये वो वाइट इसको एमिशन स्पेक्ट्रम, कि इसमें जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली थी, जब वो वापस री एमिट करेगी तो जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो ये देखा गया कि ये दोनों जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इन दोनों को अगर ओवरलैप करें तो हमको एग्जैक्टली ये चीज़ मिल जाती है। मतलब इसमें इस वाले स्पेक्ट्रम से कुछ चीज़ें मिसिंग थी इसमें, और जो मिसिंग चीज़ थी वो कौन सी थी, जो इसने एब्जॉर्ब की, और उसने वापस जब रीएमिट की तो वहाँ पे कुछ लाइन्स ली, तो जो लाइन यहाँ मिसिंग थी, जब उन दोनों को ओवरलैप कर दें तो वी गेट एग्जैक्टली दिस थिंग। तो अब ये देखा गया कि भाई, लेकिन ये जो जैसे ये वाज अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, पर ये क्या था, इसमें बहुत से स्टेज तक पढ़ रहा, पर बीच में सम लाइंस वर मिसिंग, और वो लाइंस इस वाले स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम में।
तो इससे थॉट क्या डेवलप हो, मतलब ये तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है और ये एमिशन क्या है। तो इससे जो थॉट डेवलप हुई, एटॉमिक एच एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी भी किया गया, तो इससे एक चीज डेवलप हुई थॉट की, जो ये एमिशन हो रहे हैं वो आपके कुछ लाइंस, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट हो रहे हैं। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली लाइट्स एमिट हो रही हैं। एक वेवलेंथ λ1 है, दूसरा λ2 है, तीसरा λ3 है, यानी कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज के रेडिएशंस निकल रहे हैं। तब तक हम प्लैंक्स इक्वेशन और भी लोग उसके बारे में भी जानते थे। तो वहाँ से बोला गया कि भाई आपके जैसे मान लो इसका λ1 है तो इसकी एनर्जी hc/λ1 हो गई, जिसकी वेवलेंथ λ2 है उसकी एनर्जी hc/λ2 हो गई, यानी ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब भी की होगी। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है सैंपल, वो एनर्जी भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है और वही एनर्जीज को वापस रीएमिट कर रहा है। यानी एनर्जी जो क्वांटाइज्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड वे में एब्जॉर्ब होगी, स्टेप्स में एब्जॉर्ब होगी, इस बात को ये भी जस्टिफाई कर रहा है। इनफैक्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रिडबर्ग करके एक केमिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया, एनर्जी दी इसे। तो पहले हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में टूटा और एनर्जी सप्लाई की, तो देखा कि ये जो एटम है ये एक्साइट हो गए। तो अब इस H एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी और फिर एनर्जी सप्लाई बंद कर दिया और अंधेरे में रख दिया उसको। तो देखा कि उस एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के सैंपल से काफ़ी रेडिएशंस एमिट हुए, मतलब लाइन्स एमिट हुई, मतलब बहुत से रेडिएशन एमिट हुए, पर वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। दैट वाज एन एमिशन स्पेक्ट्रम और कुछ लाइन्स एमिट हुई, मान लो λ1 वेवलेंथ की, λ2 वेवलेंथ की, तो बहुत सी लाइन्स एमिट हुई, लेकिन दे वर नॉट कॉन्टिन्यूस इन देयर नेचर। उन्होंने बहुत एनालाइज करके फॉर्मूला दिया कि जो विजिबल रेडिएशंस मिल रहे हैं, जो रेडिएशंस हमको विजिबल हैं, विजिबल रीजन में है, उसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, एक कुछ कांस्टेंट हुई है, काफी एक्सपेरिमेंट करके एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली, 1/λ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट जो कि एमिट हो रही है। बहुत से रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, बट दोज वेवलेंथ्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। λ1 आया, फिर λ2 आया, फिर λ3 आया। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए, फिर n इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 2, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो जो वेवलेंथ इस फॉर्मूले से मिल सकती है वही वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में मिली। बहुत सी वेवलेंथ मिली, लेकिन सबके जो जैसे n3 रखा तो कोई एक वेवलेंथ मिली, वो यहाँ पे अवेलेबल है, n4 रखा तो वेवलेंथ मिली, वो अवेलेबल है। तो इस तरह से उन्होंने एक जो विजिबल रीजन में जो रेडिएशंस हाइड्रोजन एटम से निकल रहे हैं वो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। तो इसको रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, जिससे नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका यूज बोर मॉडल में कैसे, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर्मूला था, इसका कोई उन्होंने फॉर्मूला डेरिवेशन उस तरह से नहीं किया। अब हम जब बोर्स मॉडल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बोर्स मॉडल में भी ये चाहिए कि बोर्स के पोस्टुलेट्स, बोर्स मॉडल मैथमेटिकली बहुत साउंड मॉडल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम और के बारे में कोई बहुत मैथमेटिकल चीज़ें बोल दी, उसने कुछ चीज़ें पोस्टुलेट्स दी, लेकिन उन पोस्टुलेट्स को मानते हुए
बहुत सी चीज़ें वो एक्सप्लेन हो रही थी जो कि एक्सपेरिमेंटली लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब बोर्स के पोस्टुलेट को मानते हुए हम डेरिवेशंस करेंगे तो हम एक उससे एक लॉजिकल वे में उन चीज़ों को मानते हुए ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो लोगों ने ये जो सोचा कि भाई बहुत सी बातें, जैसे बोर्ड जैसे यहाँ पे एक क्या था, रदरफोर्ड बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई रिवॉल्व करता है तो एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। तो बोर्ड ने एक पोस्टुलेट दिया, वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, पर उसने बोला कि नहीं, वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनमें वो एमिशन नहीं होता है। तो बस इस एक तो क्या होता है, एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि वो स्पेशल ऑर्बिट्स है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल जहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, उसका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही बोली कि वहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होती। फिर उसने एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट नंबर से रिलेशन एक बनाया था। तो उन सब चीज़ों को मानते हुए जब हम डेरिवेशन करते चीज़ों तो हमें ये वाला आंसर मिल जाता है। प्लस जो हाइड्रोएटम है उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस थे स्पेक्ट्रम के, वो सब बोर मॉडल को मानते हुए चीज़ें आपको मतलब जो एक्सपेरिमेंटली मिल रही थी वो उसकी थ्योरी को मानते हुए मिल रही थी। वो हाइड्रोएटम एज वेल एज जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। माइक्रो स्पीसीज मतलब जिनमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक ही है। जैसे हाइड्रोएटम में तो क्या है, न्यूट्रल हाइड्रोएटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, लेकिन हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम एटम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। तो He+ के लिए एप्लीकेबल है। He+ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। लिथियम के लिए किसके लिए एप्लीकेबल है, 2+। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम 2+। तो देखा कि इनके जो रेडिएशंस इनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं, मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने वाली जो स्टडी होती है उससे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह से वैसा ही है, एलिमेंट्स और के फिंगरप्रिंट्स, जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट से ह्यूमन की पहचान होती है, ऐसे ही एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम होता है, स्पेक्ट्रम, वो जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है। तो बहुत बार तो कहीं पे जब हम बोलते हैं डिस्कवरी करते हैं कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। मान लो कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस एलिमेंट का है और कहीं नई जगह पे कोई एलिमेंट मिला, वो अगर मैच करता है तो हम बोलते हैं भाई वहाँ पे ये वाला एलिमेंट भी मिलता है। एंड समटाइम्स कोई अगर अलग सी चीज़ मिल गई जो अभी तक नहीं थी, यानी फर्स्ट नया एलिमेंट मिल गया। और जनरली अगर जो एलिमेंट हमारे पास, हर एलिमेंट का जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उनका स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम केमिस्ट के पास होता है। तो वो बाहर कभी भी कहीं खोज करते हैं तो वहाँ के मिनरल्स वो एनालाइज करते हैं और उन स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम से वो ये पता करते हैं कि कौन से एलिमेंट के डायग्राम्स मैच कर रहे हैं, यानी उस जगह पे ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है। तो लिथियम 2+ का एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो रेडिएशंस मिले, He+ से जो मिले, वो सब बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट को मानते हुए और जो कुछ फॉर्मूला डराइव किए उनसे एक्सप्लेन हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला भी डराइव हो जाता है। तो लोग पहले हम नेक्स्ट क्लास से पहले बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 क्लासेस में। फिर लिथियम 2+ लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे हम जब अट्रैक्शन फोर्स देंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन उसके बीच का लेंगे। तो अगर मान लो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है पर बीच में और भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे कैन आल्सो रिपेल। तो जो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला हम बोर मॉडल ड्राइव करेंगे वो बिल्कुल सही वे में एप्लीकेबल केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट पढ़ेंगे एंड देन उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव किया जाता है। इस पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, इस बार
संडे को क्लास है 4 to 2.5 घंटे का है 1 hour 30 मिनट का 4 से 5, ठीक है। और फिर जो उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है, दिन का।